और मेरे पढ़ाकू बच्चों कैसे हो। तो अभी तक हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, यानी रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस एंड रिफ्लेक्शन थ्रू मतलब प्लेन मिरर कह लीजिए, और रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर पढ़ लिया है। सारे क्वेश्चन जो हमने किए हैं उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें बेटा, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन में चेंज होता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज व्हाट, रिफ्रैक्शन। तो डेफिनेशन लिखते हैं पहले, द चेंज इन वेलोसिटी एंड direction of propagation of light when passing through one medium to the other medium is known as reflection। ये जो डेफिनेशन है बेटा, ये कंप्लीट डेफिनेशन है। मैं रिपीट करता हूं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, देखो प्रोपेगेशन मतलब ट्रैवल, यानी चलने को ही हम फिजिक्स के लैंग्वेज में प्रोपेगेट करना बोल देते हैं, ठीक है। नॉर्मल में हम ट्रैवल करना बोलते हैं, फिजिक्स में हम इसे प्रोपेगेट करना बोल देते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन यानी जो चलने की, लाइट की चलने की डायरेक्शन है वो और उसकी वेलोसिटी में जो चेंज हो जाता है, जब कब चेंज होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, दिस फिनोमेना और दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट, रिफ्रैक्शन। क्लियर है, ये डेफिनेशन है। अब हम बात करें कि देखो, हमने कहा मान लो कोई सरफेस है बेटा, ठीक है। इधर मीडियम 1, इस तरह मीडियम 2, ठीक है। ये हमने कहा, ये नॉर्मल बना दिया हम, ठीक है। हमने कहा ये कोई लाइट आ रही है ऐसे, ये लाइट इंसिडेंट लाइट, ठीक है बेटा। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ठीक है। और ये रिफ्लेक्टेड लाइट। तो देखो, लाइट सीधी जाती, वो बेंड कर गई। इस केस में बोलेंगे वो नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर गई। उधर बेंड कर जाती तो बोलते अवे टू द नॉर्मल बेंड कर गई, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज नॉर्मल, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं कि आई जो है बेटा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो याद रखिएगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। दिस इज फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकंड मीडियम, ठीक है। तो ये आपके सामने डेफिनेशन है, द चेंज इन वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट व्हेन पासिंग थ्रू वन मीडियम टू द अदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। और ये इसका डायग्राम, ठीक है। यहाँ का वीडियो पॉज करके इसे अपनी कॉपी में बेटा नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बेटा। आपने ये देख लिया होगा। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है।
अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ, फर्स्ट लॉ क्या होता है बेटा? फर्स्ट लॉ होता है कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द point of incidence all lie in the same plane. ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. दिस इज फर्स्ट लॉ. ठीक है. अच्छा, ये चीज आपने मतलब मैंने रिफ्लेक्शन में बताया था, इसलिए आप चीज समझ रहे होंगे, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ. सेकंड लॉ की बात करें, सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर मैंने कहा आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर जो है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, देन जो साइन आई बाई साइन आर जो होता है ये कांस्टेंट होता है. दिस इज सेकंड लॉ. अभी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है वो हम आगे देखेंगे. मैं ये लिख देता हूं आगे कि पहली चीज याद रखना कि जो ये जो लॉ है इसी लॉ को हम अलग से स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं. स्नेल्स लॉ बोलते हैं बेटा. ठीक है. एक और चीज कि ये जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट जो है ये depends upon the material property of both mediums. यानी कि जो साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू आती है, कांस्टेंट जो आता है, वो दोनों मीडियम की मटेरियल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है. ठीक है. तो ये आप लिख लीजिए. मतलब ठीक है, मैंने अभी डायग्राम बनाया तो उसमें आई और आर बताया था, तो साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट, और इसी को हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं. ठीक है बेटा, इसे नोट कर लीजिए आप यहाँ पे भी पॉज करके. अब हम लोग देखते हैं बेटा, देखो हम स्नेल्स लॉ भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह का होता है, तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई लिखेंगे इसे. ठीक है. ये क्या होता है बेटा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इट इज डिफाइंड as the ratio of speed of light, it is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light to the speed of light in the given medium. ठीक है. मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें चाहिए उस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट, उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो नीचे रहेगी. यानी अगर हमने कहा, हम कह सकते थे कि इसे मान लो बेटा कोई मीडियम है. ठीक है. हमने यहां पे ले लिया, देखो कि हम ले लेते हैं सी जो है वो
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम है। ठीक है, तो यहां पे जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होगा वो म्यू बराबर क्या होगा, c बाई वी। क्या होगा, c बाई वी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम से डिवाइड कर देंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। क्लियर है? याद रखिएगा एक चीज की इसमें पहली चीज ये यूनिटलेस होता है। क्या होता है, यूनिटलेस। कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस। कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू या तो 1 हो सकती है या तो 1 से ज्यादा ही होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो म्यू होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकता है। 1 कब होगा, जब स्पीड ऑफ लाइट, जहाँ पे हम मीडियम वैक्यूम में ले लें, अदरवाइज म्यू की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। तो म्यू की वैल्यू क्या 1 से बड़ी या 1 हो सकती है। म्यू जो होता है वो 1 होता है किसके लिए बेटा, वैक्यूम के लिए। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देख लिया, ये लिख लीजिए। फिर हम जो देखते हैं अभी सेकंड वाला, मतलब यहाँ पे पॉज करके इसे लिख लीजिए। सेकंड देखते हैं बेटा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मैं डेफिनेशन में मतलब नहीं, मेन एब्सोल्यूट का ही मतलब था डेफिनेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं बेटा कि 1 म्यू 2, 1 म्यू 2, इसका मतलब होता है म्यू 2 बाई म्यू 1। यानी ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1। ठीक है, फिर से बोला हूं 1 म्यू 2 मतलब म्यू 2 बाई म्यू 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो ऊपर है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये चीज होगा। ठीक है, अभी हमने देखा था बेटा कि जो म्यू था वो c बाई वी था, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, c वैक्यूम में वो तो फिक्स होगी। तो म्यू क्या आ गया बेटा, म्यू जो है वो आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो यहां से हम देख सकते थे दिस इंप्लाइज दैट 1 म्यू 2 जो होगा वो म्यू 2 बाई म्यू 1 आ गया। ये कितना आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, v1 बाई v2 आ जाएगा। ये याद रखिएगा। ठीक है, यहीं पे क्या करता है, यहीं पे हम ये पता होता है कि जो v होता है वो f लैम्डा होता है, f फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होता है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या होता है, सोर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर सोर्स लाइट निकल चुकी हो तो किस पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी v1 बाई v2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। बाई चांस पूछ ले इसलिए ये भी बता दिया। तो ये चीज हो गई रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो याद रखिएगा यहां से ये चीज क्लियर है कि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब म्यू रिलेटिव, ये कैन बी ग्रेटर लेस और इक्वल टू 1, यानी ये 1 के बराबर, 1 से छोटा, 1 से बड़ा, कुछ भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो हमें तो पता नहीं है मतलब कौन ज्यादा है कौन। मान लीजिए हमने कहा कि कोई मतलब अगर ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ऊपर रेयर है, ये डेंसर है तो लेस देन 1 हो जाएगा। दोनों बराबर है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे भी पॉज करके आप लिख लीजिए। अब हम स्नेल्स लॉ की बात करते हैं बेटा। ठीक है,
तो देखो स्नेल्स लॉ क्या होता है। स्नेल्स लॉ सिंपल सा हमने कहा कि ये मान लीजिए, अच्छा ये हमने नॉर्मल बना दिया बेटा, ठीक है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है बेटा, और ये लाइट आ रही है, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ले लो और लाइट ऐसे चली गई, इसका रिफ्रैक्टिव मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ ये कहता है कि साइन आई बाई साइन आर, ध्यान देना, ये जो होगा उल्टा आप कह लीजिए, यानी कि साइन ऊपर वाला आई है तो इसका ये वाला देखिए μ2 बाई μ1 होगा, और यही क्या हम बोले थे, ये कांस्टेंट होता है। तो खुद देखो बेटा कि जो μ2 है या μ1 है, μ2 क्या है, सेकंड मीडियम जो है उसकी प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और μ1 क्या है, फर्स्ट मीडियम की मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो μ2 बाई μ1 हो गया, वो दोनों मीडियम के लिए फिक्स हो गया, यानी साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा, वो दोनों मीडियम के मटेरियल पे डिपेंड करेगा। हमसे इससे मतलब नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये एक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो दिस इज स्नेल्स लॉ। हम थोड़ा और इजी वर्जन इसका देखते हैं। हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, क्या आ जाएगा बेटा, μ1 साइन आई बराबर आएगा μ2 साइन आर। तो हम बेटा ये याद रखेंगे, याद रखना, हम क्या रखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम। फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम, मतलब μ1 ले रहे हैं तो इनटू साइन आई लेंगे, μ2 ले रहे हैं तो इनटू साइन आर, मतलब μ1 ले रहे हैं तो साइन आई लेंगे, μ2 ले रहे हैं तो इनटू साइन आर ले लेंगे, ठीक है। या यही से हम बोल सकते थे कि म्यू इनटू साइन थीटा जो है वो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है या कांस्टेंट रहता है। हम इसे याद रखेंगे, क्लियर है। दिस इज स्नेल्स लॉ और हमें याद ये रखना है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए पॉज करके। अब कुछ चीजें देखते हैं बेटा, जैसे कि हमने कहा ना कि मान लीजिए कई सारे मीडियम है बेटा, एक ऐसे कई सारे मीडियम है, ठीक है। और मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, इसका μ3 है, इसका μ4 है, ठीक है। हमने कहा लाइट ऐसे आ रही है, मान लो ऐसे चली गई, ठीक है, फिर वो ऐसे चली गई, फिर वो मान लो ऐसे चली गई, ठीक है बेटा। अब मैंने कहा अगर ये θ1 एंगल है, ये θ2, अच्छा ये भी θ2 होना पड़ेगा क्योंकि ये और ये नॉर्मल होते हैं बेटा, ठीक है। ये θ3, ये भी कितना होगा θ3, इसे लिख दिए θ4, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ से हम ये लिखते, क्या लिखते हैं बेटा, हम इन दोनों के लिए लिखते तो μ1 इंटू साइन θ1 बराबर μ2 इंटू साइन θ2, इसके लिए लिखते μ1 इंटू साइन θ1 बराबर μ2 इंटू साइन θ2। अब इसको भूल जाओ, इन दोनों को देखो, μ2 इंटू साइन θ2 बराबर μ3 इंटू साइन θ3 आ जाता, तो μ2 साइन θ2 बराबर μ3 इंटू साइन θ3 आ जाता, ठीक है। अब इसे देखो बेटा, तो μ3 साइन θ3 बराबर μ4 इंटू साइन θ4 आ जाता, तो μ3 साइन θ3 बराबर μ4 साइन इंटू साइन θ4 आ जाता। तो आप यहां से देख सकते हैं कि आप सीधे पहले और चौथे वाले को इक्वेट कर सकते थे, यानी यहां से आप लिख सकते थे μ1 साइन θ1 बराबर μ4 साइन θ4, यानी कि इसका मतलब ये होता है ना बेटा कि बीच में क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप सीधे पहले मीडियम और लास्ट मीडियम के लिए म्यू इनटू साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम
लिख सकते थे और इक्वेट कर सकते थे। आपको फर्क नहीं पड़ता कि बीच में कितनी मीडियम्स आए, 10 मीडियम आए, 50 मीडियम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज बस कंडीशन है, याद रखिएगा कि जो सेपरेटिंग सरफेस हैं वो पैरेलल होने चाहिए। यहाँ पे एक नोट वाला पॉइंट क्या है कि सेपरेटिंग surfaces should be parallel, मतलब जो सारी सरफेस सेपरेट कर रहे हैं मीडियम्स को अलग अलग, वो पैरेलल होने चाहिए। ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है बेटा। अब इसी में देखते हैं बेटा एक चीज, देखो कि जैसे हमने कहा ना कि मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये नॉर्मल है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 ले लो, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 ले लो, इसमें स्पीड ऑफ लाइट v1 ले लो, इसमें स्पीड ऑफ लाइट v2 ले लो, इसमें वेवलेंथ λ1 ले लो, इसमें वेवलेंथ λ2 ले लो, ठीक है। तो लाइट मान लो बेटा ऐसे आ रही है, ऐसे लाइट आई, ठीक है, और वो ऐसे चली गई, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, अच्छा जहाँ तो इसे θ1 लिख दो, इसे सीधे θ2 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते थे सीधे कि हम पहले लिखते, देखो क्या आप लिखते थे बेटा कि μ1 इंटू साइन θ1 बराबर क्या आता, μ2 इंटू साइन θ2। तो यहाँ से आप लिखो, देखो क्या आता, साइन θ1 बाई साइन θ2 बराबर क्या आता बेटा, μ2 बाई μ1, और μ2 बाई μ1 क्या आया था, v1 बाई v2, और v1 बाई v2 क्या आया था, v1 बाई v2 आया था λ1 बाई λ2, ठीक है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा कि देखो ध्यान से 1/2 1/2 1/2 2, यहाँ पे बस 2/1 है, यानी कि साइन θ1 बाई साइन θ2 बराबर v1 बाई v2 बराबर λ1 बाई λ2। बस म्यू में क्या होगा, वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसमें 1/2 है तो इसमें 2/1 और बाकी सब में 1/2 ही है, सेम रेशियो, ठीक है, क्लियर है। इसे भी दिमाग में रखिए, इसे नोट कर लीजिए। हम केस 1 देखते हैं। केस 1 देखते हैं कि मान लो ये कोई मीडियम 1 है बेटा और ये कोई मीडियम 2, ठीक है। हमने कहा लाइट सीधे आ रही है, अब तो सीधी चली जाएगी, समझना। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कितना है, 0, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, 0। ध्यान देना 90 नहीं है, हम नॉर्मल से एंगल लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। तो केस 1 यही है बेटा, ठीक है, कि आप कह सकते थे कि when I बराबर 0 दिस इंप्लाइज दैट R बराबर 0 होगा। ये डिपेंड ही नहीं करता है कि उस केस में μ1 क्या है, μ2 क्या है, यानी मीडियम 1 और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर लाइट नॉर्मल फॉल करती है सरफेस पे तो नॉर्मल चली जाएगी, अनडिफ्लेक्टेड चली जाएगी। इस केस में हम कह सकते थे कि व्हेन I an angle of incidence is 0 then light passes through the medium undeflected। केस 2 देखते हैं बेटा। केस 2 क्या होता है, इसे लिख लेते हैं कि when light passes from
denser medium to rarer medium। मैं आपसे क्लियर कर दूं बेटा कि यहाँ पे डेंसर का मतलब होता है ज्यादा म्यू, रेयर का मतलब कम म्यू, यानी कि जो मीडियम डेंसर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और जो मीडियम रेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, तो क्या है कि लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, तो इसे हम डेंसर ले रहे हैं, इसे म्यू डी लिख दीजिए, इससे हम रेयर मीडियम ले रहे हैं, इससे हम म्यू आर लिख देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, ये चीज याद रख लीजिए कि जो लाइट मान लीजिए ऐसे आ रही बेटा, ठीक है, और लाइट मान लीजिए ऐसे आई, ठीक है, और वो मतलब मैं रेयर यहां लिख देता हूं, मतलब म्यू। तो जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे टू द नॉर्मल हो जाती है, याद रखना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे क्या है, म्यू डेंसर ग्रेटर देन म्यू रेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, पक्की बात है कि जो आर होगा वो ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। यानी कह सकते थे कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन उसी के आगे कंटिन्यू कर दे रहा हूं, देन लाइट deviates away to the नॉर्मल। वो नॉर्मल से अवे की तरफ डेविएट कर जाती है। ठीक है, देन लाइट डेविएट्स अवे टू द नॉर्मल। किस केस में, जब डेंसर से रेयर में जाती है। ठीक है बेटा, इसी में मैं क्या करता हूं, केस 3 देखता हूं। केस 3 क्या कह रहा है, when light passes from rarer medium to denser medium। अगर ऐसा कह रहा है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि मैं इसका डायग्राम पहले बना देता हूं। ठीक है बेटा, इस बार ये म्यू रेयर है और ये म्यू डेंसर है। ठीक है, तो इस बार लाइट जो है, ध्यान देना, रेयर मीडियम से आ रही है तो हमेशा जब डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस केस में क्या होगा, मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर देता हूं कि when light passes from rarer medium to denser medium, then light deviates towards the नॉर्मल की तरफ डेविएट कर जाता है, कह लीजिए बेंड कर जाता है। क्लियर है, इस केस में क्या होगा, जो आर होगा वो लेस देन आई हो जाएगा। क्लियर बेटा, इसे पॉज करके आप लिख लीजिए। लिख लेते बेटा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट।
पहले बता दूं ये बहुत अलग सी चीज़ नहीं, बहुत आसान सी चीज़ है, एकदम इजी चीज़ है। वो देखिए क्या है, वो ये है कि जैसे हमने कहा ना कि बेटा मान लो ये एक मीडियम है, दूसरा मीडियम है, ये कोई नॉर्मल बना दिया, ठीक है, एकदम आसान सी चीज़ है, ध्यान देना। मैंने कहा ये कोई लाइट है, वो ऐसे आ रही है, ठीक है, और वो ऐसे चली गई। फिर से बोल रहा हूँ, लाइट ऐसे आई, ऐसे चली गई। क्लियर है? दिस इज इंसिडेंट लाइट, दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट। मैं लिख देता हूँ इसे, ये क्या है बेटा, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे कह दीजिए, चाहे तो सिंगल रे दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। मतलब अगर आप क्या करते हैं कि ये इंसिडेंट लाइट हो जाए, फिर से ध्यान देना, ये मतलब लाइट इधर से आ जाए, मतलब पहले ऐसे आ रही थी तो ऐसे चली गई, अगर ये लाइट इधर से आ जाए, मतलब इंसिडेंट लाइट ये हो जाए, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट तो हो जाएगी, एग्जैक्टली अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। यानी आप ऐसे लाए और ऐसे चली गई, तो अगर आप ऐसे ले आए तो ये ऐसे ही जाएगी। यानी अगर ये वाला जो एंगल मैं ब्लू से दिखा रहा हूं, ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो जो ये होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। दिस इज व्हाट एंगल प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। कुछ अलग से नहीं है, कोई डेफिनेशन का मतलब नहीं है, सिंपल सा कि अगर हम लाइट रे को रिवर्स कर दें तो वो अपने एग्जैक्ट पाथ को रिट्रेस कर जाता है, ठीक है। मतलब ये अगर इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड है, तो अगर हम इसे इंसिडेंट कर दें, मतलब उल्टा वापस लेते हैं, तो ये ऐसे ही जाएगा, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। क्लियर है? दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब क्या करते हैं बेटा, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल ये करते हैं कि जैसे हमने कहा ना कि ये दे दिया आपको, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया मान लीजिए 1, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया √2, ठीक है बेटा। तो अगर हम कहें कि तो ये जैसे मीडियम, ठीक है, अगर हम कहें कि मान लीजिए ये 45 डिग्री है, ये ले लेते हैं 45 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है पहले एग्जांपल में कि फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, मतलब यहाँ पे R फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेज कैसे जाएगा, पहली चीज समझना, हमें देख के समझ में आ रहा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, इसका ज्यादा, मतलब ये रेयर मीडियम होगा, ये डेंसर मीडियम होगा, तो जो रेज जाएंगी वो क्या होंगी, नॉर्मल की तरफ बेंड करेंगी, ये हमें पता है, ठीक है। इसे हम R लिख देते हैं, ठीक है बेटा। तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं बताओ, हम लिखते हैं कि μ1 sin I बराबर क्या था, μ2 sin R। μ1 कितना है 1, sin I कितना है बेटा 45 डिग्री, बराबर μ2 कितना है √2 sin R, ये तो निकालना है। इसे लिखते हैं बेटा, इस चीज को पहले इधर लिखते, चलो मतलब √2 sin R बराबर sin 45 कितना होता है 1/√2, √2 इधर आता तो sin R बराबर 1/2, 1/2 कितना होता है sin 30 डिग्री, इसका मतलब R कितना हो गया बेटा 30 डिग्री। फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा 30 डिग्री, और यही पूछ रहा था। और देख के समझ में आ रहा है कि R जो है वो 45 से कम होना चाहिए था, हाँ 45 से कम यानी 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। इसे भी आप नोट कर लीजिए पॉज करके। एग्जाम्पल 2 करते हैं बेटा। एग्जाम्पल 2 में ऐसा दिया है कि मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1 दे दिया, ठीक है। यहाँ कोई लाइट है
जो 53 डिग्री पे इंसिडेंट करती है, और मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट 53 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे दे दिया 37 डिग्री है। ठीक है, तो अच्छा ये मीडियम 1 कह रहा है और ये मीडियम 2। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बेटा, एग्जांपल मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 पूछ रहा है, समझना। अच्छा हम सोचते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 क्या होता है बेटा, जैसे हमें पता है ना, पढ़ते हैं ना कि वी म्यू बराबर, चलो इसे हम देख लेते हैं, पहले लिखते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा सर। हमें पता है कि म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है सी बाई वी। यहाँ से उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गया, सी बाई म्यू, यानी हमें मीडियम 2 का म्यू चाहिए। क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो चलो अब हम क्या करते हैं, यानी पहले म्यू निकालते हैं। तो हम पहले स्नेल्स लॉ लगाते हैं, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। ठीक है, क्या लिखते हैं बेटा, लिखते ना कि μ1 साइन आई कितना 53 बराबर μ2 साइन आर कितना 37 डिग्री हम लिखते हैं बेटा। तो μ1 कितना है 1 है, साइन 53 कितना होता है 4/5, ये याद रखिएगा। μ2 कितना दे रहा है, हमें निकालना है, म्यू मान लो उसे। ठीक है, यहाँ μ2 को हम म्यू मान लेते हैं। ठीक है, और साइन 37 कितना होता है बेटा 3/5, यहाँ से देखो 5 कट जाएगा, तो यहाँ से म्यू कितना आ गया, म्यू आ गया 4/3। तो म्यू 4/3 यहाँ आ चुका है। ठीक है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, v बराबर कितना होता, c बाई म्यू होता। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ बाई म्यू कितना है बेटा 4/3। ठीक है, ये कितना आ जाता है बेटा 9/8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 9/8 जो होता है मुझे लगता है कितना आता है बेटा 2.25 1 आई थिंक आ जाता है ये 1.125 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सॉरी गलती हुई बेटा, ये बाई 4 आएगा, सॉरी 4 नीचे है, तो ये कितना आ जाएगा 9/4 कितना होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो क्वेश्चन पूछा था उसका ये आंसर हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर बेटा, इसे भी पॉज करके आप लिख लीजिए। एग्जाम्पल 3 कर लेते बेटा। तो एग्जाम्पल 3 में क्या है कि एक स्फीयर है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है v बराबर √3। ठीक है, यहां पे एक रे आती है जिसका एंगल ऑफ, ध्यान देना ये नॉर्मल होगा क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो 60 डिग्री दे रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रहा है 60 डिग्री। हमें पता है कि ये जो रे है वो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। नॉर्मल की तरफ बेंड करा तो बेटा ऐसे बेंड की। ठीक है, और ये मान लो सेंटर है। ठीक है, और ये और फिर वो अवे टू द नॉर्मल ऐसे चली गई। तो ध्यान देना, हमने कहा बेटा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 कह दो, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब इसे R2 कह दो बेटा, और इससे एंगल ऑफ इमर्जेंस E कह दो। तो वी हैव टू फाइंड R1, R2 एंड E। ये दिया हुआ हमें R1, R2 और E फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं हम। समझना स्नेल्स लॉ सिंपल सा हर सरफेस पे, जैसे हमने कहा इसे फर्स्ट सरफेस बोलती है,
इसे सेकंड सरफेस बोल दिया। ठीक है, तो हम कह सकते थे एट फर्स्ट सरफेस पे बेटा ध्यान देना, म्यू1 कितना है, मतलब पहला इस मीडियम का, ये एयर ले रहे हैं 1, मतलब वो स्फीयर है, बाकी हर दोनों तरफ क्या है, पूरा एयर है। ठीक है, म्यू1 आ गया। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कितना है, वो 60 डिग्री है। म्यू2 कितना है, स्फीयर मतलब स्फीयर में जा रहा है तो उसका कितना है, √3। अच्छा, और आर कितना है, वो R1 के बराबर है, वही निकालना है। तो हम लिखते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो आ जाता है म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर। ठीक है, वैल्यू पुट करो, म्यू1 कितना 1, साइन आई कितना 60 डिग्री, म्यू2 कितना √3 साइन आर, आर कितना बेटा R1, यहाँ पे R1। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, √3/2, ये √3 साइन R1, ये √3 कट गया, साइन R1 कितना हो गया बेटा 1/2। अच्छा, 1/2 कितना होता है, साइन 30, दिस इंप्लाइज दैट R1 कितना आ गया 30 डिग्री। क्लियर है बेटा, R1 कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब समझना, हम इस स्फीयर की बात करें और सिमेट्री से हमें पता है, देखो ये रेडियस है, ये सेंटर है ना, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो R1 R2 आपस में बराबर होना पड़ेगा। यानी पहली चीज तो R1 आपको मिल गया 30 डिग्री, हमें पता है कि R1 जो होगा वो R2 के बराबर होगा, दिस इंप्लाइज दैट R2 जो होगा वो भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये ज्योमेट्री थोड़ा सा इतना आपको आना पड़ेगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ। अच्छा, मन करे चाहे तो आप निकाल के देख लेते, निकाल के देखेंगे तब भी वही आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये R1 R2 बराबर, तो R2 कितना आ गया 30 डिग्री। अब अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बताया, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से क्या था कि देखना ध्यान से, मैंने कहा मीडियम 1 मतलब एयर में 60 डिग्री, तो √3 में 30 डिग्री। अभी इधर बोल जाओ, 2 पे बात करो, 2 पे क्या हो जाएगा कि 2 पे हम बात करें कि अगर ये 30 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री आएगा। हम फिर भी करके आपको दिखा देते हैं। हमने कहा कि एट सेकेंड सरफेस पे देखो, म्यू1 क्या है इस बार बेटा √3, क्योंकि इस बार इसमें से इसमें जा रहा है, ये सेकेंड सरफेस पे देख रहे हैं तो √3 में से 1 में जा रहा है, तो म्यू1 कितना √3 हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा R2 कितना दे रहा है 30 डिग्री, वो निकाला हमने। ठीक है, और म्यू2 कितना बेटा, इस बार एयर है, और R कितना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन E है वो। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पे लिखते हैं, इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, क्या म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन R। ठीक है, म्यू1 कितना √3 साइन आई कितना 30 डिग्री साइन 30 बराबर म्यू2 कितना 1 साइन R कितना E। तो इससे पहले लिख दो साइन E बराबर, देखो √3 और साइन 30 कितना होता है 1/2, यानी 2/2 इधर आ गया, और √3/2 क्या होता है साइन 60 होता है, तो इसका मतलब यहाँ से E कितना आ गया 60 डिग्री। क्लियर है बेटा, तो हमने यहाँ पे 2 जगह पे स्नेल्स लॉ लगाया, यहाँ पे ये 60 डिग्री 30 डिग्री आ गया, R2 भी 30 ही होगा, उसके बाद E क्या हो जाएगा, रिवर्सिबिलिटी से अगर हम सोचते तो E भी कितना हो जाता 60 डिग्री। ठीक है बेटा, चलिए, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर से बोल रहा हूँ, सारा नोट्स साथ में बनाइएगा, सारी एक एक चीज़ समझ के देखिएगा। फिजिक्स है, प्रैक्टिस करने की चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा, इसे करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।